Big hello to all of you. This is Taranum here with my next video in the series of cash flow statement. आज की वीडियो हमारी क्लास 12 के लिए एप्लीकेबल रहेगी जो कि टर्म 2 के सिलेबस से रिलेटेड है। कैश फ्लो स्टेटमेंट अपने आप में 8 या 10 मार्क्स कैरी करता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक हमारा इस तरीके से रहेगा। पहला हम ये देखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की मीनिंग क्या होती है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि इनफ्लोज और आउटफ्लोज किसे कहते हैं। थर्डली हम ये देखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में किन आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है एक्चुअली में। नेक्स्ट वन हम ये देखेंगे कि इसको सॉल्व करने के कितने मेथड्स होते हैं और लास्ट में हम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, जिसके बिहाफ पे ही आप कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट कर सकेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, जान लेते हैं कि इसकी मीनिंग क्या होती है। Coming on this channel for the very first time, please do subscribe my channel। अगर आप मेरे चैनल पर लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी। होप सो कि ये वीडियोस आपकी हेल्प करती होंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो डिस्क्राइब करता है कैश के इनफ्लोज और आउटफ्लोज को, यानी कि इसके अंदर हम कैश के आने वाले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और कैश जाने वाले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट इनफ्लोज और आउटफ्लोज को शो करता है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि इनफ्लोज किसे कहते हैं और आउटफ्लोज किसे कहते हैं। ऐसे सभी ट्रांजैक्शन जिससे कैश आ रहा हो, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन हो जिससे आपको ये डिक्लेयर होता हो कि कैश आ रहा है, उसको हम इनफ्लोज के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से इसके अपोजिट में अगर किसी ट्रांजैक्शन से आपको ये फाइंड आउट होता है कि कैश आपका कंपनी के बाहर जा रहा है तो उसे हम आउटफ्लोज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हम 3 आइटम को इंक्लूड करते हैं। फर्स्टली होता है कैश ऑन हैंड, सेकेंडली होता है कैश एट बैंक और थर्ड होता है मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी के अंदर इस चैप्टर में बेसिकली करंट इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड किया गया है। तो इन्वेस्टमेंट आपकी 2 टाइप की होती है, करंट इन्वेस्टमेंट, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो जो करंट इन्वेस्टमेंट है आप उसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर मार्केटेबल सिक्योरिटी के नाम से मेंशन करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इसे करने के कितने मेथड होते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस में नहीं है तो उसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इनडायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस में गिवन है। तो इनडायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग, यानी 3 के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करते हैं, जिसमें हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को तीन एक्टिविटी में डिवाइड कर देते हैं। वो 3 एक्टिविटी क्या है? फर्स्ट एक्टिविटी होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेक्स्ट एक्टिविटी होती है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और थर्ड होती है आपकी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो बेसिकली आज हम ये 3 एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, इसके लिए आपकी नेक्स्ट कभी वीडियो आएगी। हम बात कर रहे हैं कि जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से कैश फ्लो स्टेटमेंट को स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर कितना अमाउंट आपको मेंशन करना है, जो कि सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होता है। तो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में आती है कि नेट प्रॉफिट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न अगर आप नोटिस करेंगे तो उसमें बिफोर और आफ्टर का केस गिवन होता है। अगर आपको आफ्टर का केस गिवन है तो आप उसे बिफोर में कन्वर्ट करेंगे, देन आपकी स्टेटमेंट स्टार्ट होगी। तो किसी भी तरीके से कोई सा भी मेथड आप यूज करें, आपको उसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करके अमाउंट मेंशन करना ही पड़ेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे वर्किंग नोट में करते हैं या उसी के अंदर स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगी कि पहले आप वर्किंग नोट में जाकर उसे कैलकुलेट कर लें, देन आपकी स्टेटमेंट स्टार्ट करें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आप क्वेश्चन मैं मेंशन करूंगी कि ये क्वेश्चन कौन सा है। तो टीएस ग्रेवाल की बुक से मैंने ये क्वेश्चन लिया है जो कि प्रॉब्लम नंबर 8 है। अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए हैं तो डेफिनेटली आप इस वीडियो की हेल्प से उसे सॉल्व कर सकेंगे। पहले ही मैं बता चुकी हूं कि इसका मेथड क्या होता है, यानी इनडायरेक्ट मेथड में हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ये जो मैं करने जा रही हूँ ये क्या है, वर्किंग नोट में सॉल्व करेंगे। मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप इसे वर्किंग नोट में ही सॉल्व करें। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर।
एक तो होता है कि क्वेश्चन का कुछ पैटर्न ऐसा होता है जिसमें आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम गिवन है, तो वो यहाँ पे आप डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं। बट जो जैसा कि क्वेश्चन आप देख रहे हैं उसमें मैंने क्या किया है कि उसमें क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस का सरप्लस आपको गिवन है। तो अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस का सरप्लस गिवन है तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर के लिए, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पे आप माइनस कर देंगे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ऑलराइट, ठीक है। तो आपको गिवन है यहाँ पे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग में, क्लोजिंग आपका 3,36,000 है और ओपनिंग आपका 1 लाख है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3,36,000 में से लेस करना पड़ेगा 1 लाख, तो आपका प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा 2,36,000। क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस माइनस करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट फॉर द ईयर आपका कितना है। नेक्स्ट आपको दे रखा होता है, जैसे आप कोई ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बेसिकली आप देखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको 2 इयर्स के अमाउंट्स गिवन होंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें 2 इयर्स के गिवन नहीं है और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलेंगे जिसमें 2 इयर्स के प्रॉफिट या फिर अमाउंट गिवन है। तो आपको ये याद रखना है कि जैसे लेट्स से कि 2018 और 2019 है, तो ये आपका करंट ईयर होगा और ये आपका प्रीवियस ईयर होगा। जब हम बात कर रहे हैं इंटरिम डिविडेंड की या एनी काइंड ऑफ डिविडेंड, जैसे इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, ठीक है, तीनों टाइप के डिविडेंड में आपको करंट ईयर का अमाउंट मेंशन नहीं करना है जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं। आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के अमाउंट को यहाँ पे मेंशन करना है। और जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वहां पे पेड ड्यूरिंग द ईयर आपको क्लियरली बता रखा है, तो आपको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे आप ऐड कर देंगे क्या, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। इसका अमाउंट आपको गिवन है 72,000 का, तो 72,000 आपका ऐड हो जाएगा इसके साथ। नेक्स्ट वन आपको दे रखा है इंटरिम डिविडेंड, और मैंने आपको बताया कि इंटरिम डिविडेंड भी जो आपका इस करंट ईयर के अंदर आपने पे किया है उसको भी हम ऐड कर देंगे, इंटरिम डिविडेंड पेड। और आपको अगर 2 इयर्स का गिवन है, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का, तो आपको प्रीवियस ईयर का यहाँ पे ऐड करना है, वो आपको मेंशन है 90,000 का। ऑलराइट, नेक्स्ट दे रखा है ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व में आपका DRR भी आ सकता है या जनरल रिजर्व भी आ सकता है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व या जनरल रिजर्व, ठीक है। तो उसमें भी आपको क्या करना है, उसे ऐड करना है। तो ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व में आपका गिवन है आपको 1 लाख, तो 1 लाख आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। नेक्स्ट दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर। देखो आपको कई सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें प्रोविजन फॉर टैक्स आपके 2 इयर्स के गिवन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा वाला मेंशन करना है इसके बारे में आप ध्यान से सुनिए। जो आपका करंट ईयर का होता है उसे बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो आपको मेड वाला यहाँ पे मेंशन करना है। और जो आपको प्रीवियस ईयर का गिवन होगा तो उसे हम कहते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स पेड। तो पेड वाला क्या होता है, जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी करेंगे तो वहां पे जाके उसे माइनस करना होगा, तो हम यहाँ पे करंट ईयर वाला मेंशन करेंगे जो कि आपका मेड है। नेक्स्ट आपको गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करेंट ईयर, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि जो करेंट ईयर का होगा उसे मेड कहते हैं और वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे ऐड करने के साथ। तो यहाँ लिखेंगे आप प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। अगर आपको पेड गिवन है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, यहां नहीं आएगा। ऑलराइट, तो आपको ये कितना गिवन है, 1,50,000 का गिवन है, तो 1,50,000 आप यहाँ पे ऐड कर देंगे।
नेक्स्ट आता है रिफंड ऑफ टैक्स। रिफंड ऑफ टैक्स से पहले आपको क्या गिवन है, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आता है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के अंदर आपको कुछ इस तरीके से दे रखे होंगे, जैसे कि लॉस बाय थेफ्ट और फायर हो गया, या फिर अर्थक्वेक की वजह से आपका लॉस हो गया, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में आता है। तो पहले हम एड वाले आइटम को मेंशन कर देते हैं, रिफंड ऑफ टैक्स को इसके बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड एज एक्सपेंसेस, ठीक है। अगर आपने उसे डेबिटेड कर दिया एज अ एक्सपेंस तो आप उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहां पे लिखा है लॉस बाय अर्थक्वेक, यही लिखा है आपका, और अमाउंट कितना गिवन है आपको 2 लाख का, ठीक है। तो 2 लाख आप ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसा क्यों है कि यहाँ पे लॉस हो रहा है और हम उसे ऐड कर रहे हैं, क्योंकि आप आफ्टर से बिफोर पर जा रहे हैं। तो ये आइटम पहले आपने माइनस किया होगा, जैसे आपका कोई भी लॉस होता है तो वहां पे कैश का नुकसान हुआ है ना, तो आप उसे माइनस करेंगे, लेकिन हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे जा रहे हैं, इस वजह से हम इसे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको गिवन है रिफंड ऑफ टैक्स। तो रिफंड ऑफ टैक्स को आपको क्या करना है, माइनस करना है। क्यों माइनस करना है, फिर वही सेम रूल है, क्योंकि आप बिफोर पे जा रहे हो। अगर देखो टैक्स आपको रिफंड होता है तो ये इनफ्लो हो रहा है, पैसे वापस आ रहे हैं, तो आप इसे इनफ्लो की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आफ्टर से बिफोर पे जा रहे हैं, इस वजह से हम उल्टा चल रहे हैं, हम उसे क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। तो रिफंड ऑफ टैक्स आपको 3000 गिवन है, ठीक है। और जिस आइटम को आप लेस करते हो उसे ब्रैकेट में डाल दीजिए, ताकि जब आप कैलकुलेशन करें तो आपको पता रहे कि इस आइटम को माइनस करना है। आपको एक और आइटम गिवन है जिसको आपको लेस करना है, तो वो आपको गिवन है कितना, इंश्योरेंस प्रोसीड फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट। अब देखो जैसे हमें पता होता है कि किसी ना किसी वजह से आपके गुड्स का लॉस होने वाला है, गुड्स का लॉस होने वाला है, ठीक है, तो आप उसके लिए इंश्योरेंस करवा के रखते हैं। तो इंश्योरेंस क्लेम के अकॉर्डिंग आपको अगर कोई अमाउंट रिसीव हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो यहां पे उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्रेडिटेड एज इनकम, क्योंकि वो रिसीव हुआ था ना, आपको इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट आपको रिसीव हुआ था, तो आपने उसे क्या किया था, क्रेडिटेड एज इनकम। तो अब आप उसे क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, जो कि यहां पे लिखा है इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम आपको गिवन है 1 लाख रुपीस का, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस होगा। उसके बाद जो टोटली आप फाइंड आउट करेंगे तो वो आपका निकल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। तो यहां पे आप मेंशन करोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 7,45,000। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं या फिर हम अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपको यही मेंशन करना होता है। क्या मेंशन करना होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, फिर वहां से आपकी स्टेटमेंट स्टार्ट होती है। तो जो वर्किंग नोट में आपने ये 7,45,000 फाइंड आउट किया है, यहीं से डायरेक्टली आप अपनी स्टेटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब आपको करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का बैलेंस गिवन है और अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है आपकी डिविडेंड से रिलेटेड या रिजर्व से रिलेटेड या प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड, तो उन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो स्टूडेंट, ये वीडियो आपको कैसी लगी है, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप इसी तरीके की और वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर अपने टॉपिक्स बता दीजिएगा कि आपको किन टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। तो टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।